हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज यहाँ पर मैं आपके लिए 2019 बैच का पेपर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हुआ था, आपका दूसरा पेपर है और उसके ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगी। आपकी 2 दिन से क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, रीज़न मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया टेलीग्राम पर, और अभी कोशिश है कि चीज़ें आपकी कोशिश करूँगी कि फिर से बैकअप में ले लूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप में से कोई पहली बार आए हैं और बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर है, नहीं जानते हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो मैं जूम आउट कर रही हूँ ताकि आप एक एक प्रश्न को देख पाएँ क्लियर तरीके से और उसके आंसर्स दे पाएँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने वस्तुनिष्ठ की संख्या में है। ये 1 नंबर का प्रश्न होता है। आपको 15 प्रश्न ऐसे आएंगे आपको 50 नंबर के पेपर में, और पूरा पेपर हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा। बाइलिंगुअल मतलब दो, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में नहीं होगा, सिर्फ हिंदी में होगा। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? कथन के प्रश्न आपको आपके बाल विकास में, आपके शिक्षण अधिगम के दोनों पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? एलन गेज ने, रायबर्न ने, बीओ स्मिथ ने और सिकोर्ड ने। आपको आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन के प्रश्न का आपको कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर बीओ स्मिथ राइट आंसर है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, जिसका शिक्षण जब किसी को दिया, शिक्षित किया जा रहा है, शिक्षण कोई ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, तो उसका एक उसके पीछे उद्देश्य निहित होता है और उसी निर्देशित क्रिया के द्वारा वह करके अपने उद्देश्य तक पहुँचता है। इसलिए यह कथन बीओ स्मिथ साहब ने कहा है। तो इस तरह आप बीओ स्मिथ को टिक करेंगे और अपने 1 नंबर को ले पाएंगे। जब आप कॉपी में ये प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर आप जो है आंसर्स लिख के, आंसर या उत्तर संख्या 1 लिख के, ऑप्शन 3 लिख के और बीओ स्मिथ का पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो वो आपके लिए काफ़ी उचित आंसर लिखने का तरीका होगा और आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रहा है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन और निगमन विधि, ये 2 विधि आपके दोनों पेपरों के लिए और सभी सेमेस्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह 2 ऐसी विधि है जो आपको साहित्य के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ ही साथ आपको विज्ञान में, आपको गणित के सब्जेक्ट में, भूगोल के सब्जेक्ट में काफ़ी लाभ होती है। तो आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग क्या है? तो हम आगमन विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या हम व्याकरण में आगमन विधि का प्रयोग करते हैं? क्या हम निबंध में करते हैं? क्या हम गद्य के सेक्शन में करते हैं? क्या हम पद्य में करते हैं? तो आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आगमन विधि में हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? व्याकरण में, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को उदाहरण देके बताएंगे, फिर रूल बताएंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगमन विधि वही विधि होती है जहाँ पर पहले हम उसके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम नियम बताते हैं। निगमन विधि में पहले हम रूल बताते हैं, फिर हम उदाहरण पे जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर पहले हम उदाहरण को स्पष्ट कर दे रहे हैं तो हमें बताना, नियम बताना फिर काफ़ी आसान हो जाएगा। इसीलिए दूसरे का जो पहला ऑप्शन है वो क्लियर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक मुख्य है? श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव का मतलब सुनना होता है, दृश्य का मतलब देखना। ऐसी एक सामग्री, एक ऐसा टीएलएम जिसमें सुनने और देखने की दोनों चीज़ें निहित होती हैं। तो इसका सबसे अच्छा कौन सा साधन है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति और शिक्षकों की पसंद और छात्रों की पसंद। कौन सी एक ऐसी श्रव्य दृश्य की सामग्री है जो सबसे अच्छी और उपयुक्त है? तो तीसरे का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो आपको क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तीसरे के विषय वस्तु की प्रकृति। दूसरा ऑप्शन सही होगा कि जैसा विषय वस्तु है, विषय वस्तु का जो प्रकृति है, चाहे वो साइंस है, हिंदी है, मैथ है या जो भी है, उसके हिसाब से हमको इसको प्रयोग करना होगा और हम उस हिसाब से सामग्री का प्रयोग करते चले आए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण कौन है, कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं? कोई एक ऐसा है जो संप्रेषण के घटक के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक और छात्र। संप्रेषण की जो एक साइकिल है, भेजने वाला, लेने वाला, मैसेज, फीडबैक, तो ये सारी चीज़ें। तो संप्रेषण की जो साइकिल है उसमें एक कंपोनेंट इसमें ऐसा घटक दिया गया है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो फोर्थ में क्या होगा जो इसमें नहीं आता है? तो फोर्थ के लिए तीसरा ऑप्शन सही है, अभिभावक नहीं आते। बाकी शिक्षक की भी अपनी रोल होते हैं, शिक्षक नहीं तो चर्चा नहीं, चर्चा नहीं तो बातें नहीं, बातें नहीं तो कोई संप्रेषण या शिक्षण बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
पाठ्य वस्तु नहीं, क्योंकि हर वक्त कोई टीचर अपना पर्सनली आपसे विवरण नहीं करेगा। जो मुद्दा है या कोई टॉपिक है, डिबेट है, पुस्तक है, सब्जेक्ट है, विषय उस पे, या कोई और न्यूज़ है तो समाचार विभाग से, और फिर किसके साथ करेगा तो कोई और होना चाहिए। इसीलिए इन सारी चीज़ों की जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इसमें आपका अभिभावक का कोई रोल नहीं होता है, अभिभावक मतलब पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, और ये इस घटक के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो फोर्थ में तीसरा होगा। नेक्स्ट, पांचवा है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। टीचर के थ्रू अंताक्षरी आप जानते हैं एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता आप कंपटीशन करवा रहे हैं, तो ये शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं या ऐसा समानता करवाया जाता आ रहा है। तो पहला ऑप्शन नियोजन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। जब शिक्षक ऐसी कोई क्रियाएं, कलाकृतियां या कुछ भी चीज़ें हैं, कंपटीशन है, कुछ भी करवा रहा है, कोई भी शिक्षक है किसी भी स्तर में, तो क्या करवा रहा है, उनका इसको करवाने का क्या उद्देश्य है, या यह जो चीज़ें हो रही हैं वो किस सिद्धांत से मेल खाती हैं। तो नियोजन का तो कोई सिद्धांत नहीं है इसमें, निश्चित उद्देश्य का भी कोई सिद्धांत नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ से सारे बच्चों को लाभ नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत ये भी नहीं है, ठीक है। सही है तो वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इससे क्या होगा, बच्चे स्वयं काम करेंगे, और जब स्वयं काम होगा तब आप ज़्यादा सीखेंगे। हमें बताई गई बातें हम जब तक उसको अमल नहीं करते तब तक वो चीज़ें हमें उतनी परफेक्शन के साथ नहीं आती, वो कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड का काम हो। तो उसी तरीके से अंताक्षरी होगी तो बच्चा खुद गाना गाएगा, काव्य पाठ होगी तो बच्चा कविताओं को खुद कहेगा, इसीलिए उसको कविताओं के वर्ण आएंगे, उसका उच्चारण सही होगा, उसकी वर्तनी सही होगी, और उसको बहुत सारे शब्द भंडार भी उसके अपने होंगे। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, आपकी जो कथित बातें कही गई इससे मेल खाता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिद्धांत के जो प्रश्न है वो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर सिद्धांत का नाम दे देगा, कहेगा कि इसको व्याख्या करो, ऐसा भी आता है, लेकिन इस तरीके से भी आपको लिखने को आ सकता है। तो आपको अपने क्वेश्चंस के ऊपर जो बमबारी होगी, बाणों की वर्षा होगी, उसमें ये देखना है कि आपको कैसे उस प्रश्नों को हैंडल करना है, उसका उत्तर लिख के अपने नंबर को लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र होता है। जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके जो सिंपल चीज़ें, उनके नियम और सिद्धांत बनाने का किस शिक्षण सूत्र से एक मिलाप है। तर्कना की ओर तर्कड़ा होगा, यहाँ पर अड़ा होगा ना की तरह। विशिष्ट से सामान्य की ओर मेल खाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, उदाहरण जिसमें हमें प्रस्तुत करना है और उसके बेस पे शिक्षण सूत्र को मेल खाना है। तो सिक्स्थ में बी ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य की ओर। हम विशिष्ट चीज़ों से, स्पेशल चीज़ों से, जो जनरल चीज़ें होती हैं, हम उनकी तरफ अग्रसर होते हैं, और उसी तरीके से जब सिखाते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेवन्थ क्वेश्चन। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके डीलेट में बहुत बार आता है और आपके टेट के एग्जाम में भी बहुत देखने को मिलेगा कि जो विद्यालय होता है, जो स्कूल होता है, उसको बगीचे की संज्ञा दी गई है कि वहाँ वो बगीचा होता है, वो विद्यालय ना कहलाकर वो एक बगीचा होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो ये हर्बर्ट ने कहा है, मॉन्टेसरी ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है और फ्रैंकलिन ने कहा है। तो पाठशाला विद्यालय को उद्यान की जो संज्ञा दी गई है वो फ्रोबेल ने दी है। तो सेवन्थ के लिए जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ तक करेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आठवां क्वेश्चन। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर देंगे और अपना एक छोटा सा फीडबैक भी देते हुए क्लास से लीव करेंगे। चलिए बताइए एट्थ क्या होगा। ये 19 के पेपर से क्वेश्चन है। छात्रों को अपने भाव और विचार को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। जब एक बच्चा अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से प्रकट कर रहा है तो ये किस प्रविधि के अंतर्गत, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, प्रयोगशाला और पाठ्यपुस्तक प्रविधि। आंसर करिए एट्थ का क्या होगा। तो एट्थ का राइट आंसर यहाँ पर है कि जब कोई बच्चा, कोई भी छात्र अपने भाव को, अपनी भंगिमाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है व्यवस्थित तरीके से, तो ये प्रविधि जो होती है वो वाद विवाद होती है। क्योंकि हम वाद विवाद जब करते हैं तो हम शुरुआत से तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं, हमसे वो डिबेट हो रहा है तो हम डिबेट में पहले भूमिका और फिर जो उसके अंतर्गत जो पार्ट इन्वॉल्व है उनको, उनके बारे में, फिर ऐसे डायरेक्टली हम निष्कर्ष पर जाकर नहीं चर्चा करते हैं।
तो ये एक ऐसी प्रविधि होती है जहाँ पर हम अपने विचार को, अपनी भावना, डिबेट जो होता है वो एक मुद्दे पर 10 लोग को बोलने का कहा जाता है। तो 10 लोग अपने 10 दिमाग की बातों को बोलते हैं, तो वो एक क्रम में बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए वाद विवाद जो है वो ऑप्शन सही है। इसी के साथ 9वां क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? प्रश्नोत्तर प्रविधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत प्रश्नों की प्रविधि, जहाँ पर प्रश्नों ही प्रश्न से आपसे खेल मिलाप सिखाना, आपको जोड़ना विषय से सिखाया जा रहा है। तो ये रूसो साहब का है, प्लेटो साहब का, सुकरात का, अरस्तू का। प्रश्नोत्तर प्रविधि की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इफ बट आपको करना नहीं, सुकरात पे आपको टिक करना है, ठीक है। और इनकी एक अलग कहानी है जो कि आप डीलेट सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, तो मैं सुकरात जी के बारे में आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, तब आप एक बार कुछ आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ऐसा भी था इनके साथ। सेकेंड सेमेस्टर में फिलहाल उसकी चर्चा हम तब करेंगे। आइए इसी के साथ 10th देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि, प्रभावी कब हो जाएगी? जो संप्रेषण की प्रक्रिया हो रही वो प्रभावी कब हो जाएगी? ऐसी क्या परिस्थिति आ जाएगी कि वो प्रभावित हो जाएगी या काफ़ी उसका प्रभाव पड़ेगा? मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी होती है, हो जाएगी, होती है, कब हो जाएगी क्या बताएंगे? तो आप 10th में कह सकते हैं कि स्पष्टता के साथ होगा। मंद गति से होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, अनेक व्यक्तियों के साथ वो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब 2 लोग प्रॉपर बात करते हैं तो शायद ज़्यादा समझ में रहेगा। तीव्रता से होगा, सुनाई नहीं देगा। स्पष्टता के साथ होगा कि क्या वर्तनी प्रयोग की जा रही है, किस पर चर्चा हो रही है, तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, कक्षों की कमी, कक्षा मतलब क्लासरूम की कमी होने पर शिक्षक क्या करता है? बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक, सहगामी सहभागी शिक्षण विधि। जैसे क्लासरूम्स वगैरह कम है, नहीं अवेलेबल, कक्षों की कमी हो जा रही है कहीं पर, तो टीचर क्या करेगा? तो हम अक्सर जानते हैं कि आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुकक्षा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट है। एक साथ कई सारी कक्षाओं को सम्मिलित करके जो है ज्वाइंट क्लास करा के, कंबाइंड क्लास करा के कैसे मैनेज किया जाता है। 12th देखिए, कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक, क्या है? प्रशंसात्मक है ना। शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों है? प्रसंगात्मक है, प्रसंग जिसको कहते हैं। व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो 12th में क्या सही होगा? तो 12th प्रश्न के लिए आपको कक्षा शिक्षण में जो बात कही गई है उसके लिए 12th में आपको सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पुनर्बलन कौशल, ये काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक टीएलएम के द्वारा प्रयोग करना क्या करता है? छात्र को पाठ को अच्छे से समझाता है, बोधगम्य हो जाता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक उपरोक्त सभी। तो 13वें में तो हमें इफ बट करना ही नहीं और डायरेक्ट डी पे टिक करना है कि पाठ बहुत सहजता के साथ अच्छा लगता है, बच्चे सीखते हैं, उनकी मानसिक विकास भी काफ़ी अच्छा होता है और बौद्धिक भी होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 14। फेनल बोर्ड किस प्रकार का फेनल बोर्ड दृश्य है, श्रव्य है, श्रवदृश्य है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ना आपके कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं तो आपके क्वेश्चंस में ही छिपे होते हैं, बस आपको समझना। जब बोर्ड की बात आ गई तो बोर्ड का मतलब होता है दृश्य, तो दृश्य है, ठीक है। बोर्ड हम देख रहे हैं, देखना है, देखने का साधन है। तो 14th में से सी होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट किसका कितना सही हो रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे यहाँ 15 में से 15 ज़रूर पाएंगे। 15 देखिए, कौन सी प्रकृति मतलब नेचर वाला प्राप्त टीलम नहीं है, नेचर के द्वारा मिलने वाला टीलम नहीं है। कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ और पत्तियाँ। तो यहाँ पर जो है 15 के लिए मानचित्र नहीं, जो कि मैप नहीं है, इसको मैन मेड होते हैं, मनुष्य बनाते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर, पत्तियाँ, फूल, फल ये सारे भगवान की देन होते हैं, प्रकृति से गॉड गिफ्टेड है। तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, बाकी आपका सारा चीज़ें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैंने क्लास आपके लिए लगाई हुई थी, यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाना था। पूरा पेपर मैं आपको कल करवाऊँगी इसका, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रिकवर हुई, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे मुझे करवानी थी, तो ये चीज़ें हो जाएंगी क्रम के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो मैं सारे करवाऊंगी और आपको सारे आंसर्स लिख के भी करवाऊंगी, आंसर्स भी आपको मिलेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगी। तो आप कोशिश करिए कि कोई दिक्कत होती है तो बताइए, कोई भी चीज़ें हैं तो कोशिश हो जाएगी कि आपको हर चीज़ बताई जाए। क्लास अगर पसंद आई है, आपको क्लास कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करते हुए बिल्कुल जाएंगे, एक छोटा सा फीडबैक भी देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। आज सारी क्लासेस होंगी, टाइम पर आइए, देखिए, पढ़िए, इन्जॉय करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।